Hello students, welcome to the amazing platform of Physics Wala. I am your Anushka ma'am and I am here with yet another amazing session. तो यार अभी तक हमने केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं. यस, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई हैं. एटम क्या होता है, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने फिजिकल केमिस्ट्री में कवर की हैं, राइट? अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम एक डिफरेंट चीज केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं. यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. यस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम आते ही हर स्टूडेंट के मन में जो फर्स्ट फिगर आता है वो होता है कार्बन. यस, सिर्फ कार्बन आता है, मतलब कार्बन से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे कंपाउंड्स आ सकते हैं, लेकिन कार्बन जरूर होगा, इसकी मैं अश्योरिटी देती हूं. कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन में एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है और उस एबिलिटी की वजह से हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर किए हैं. यस, तो इन सभी हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स को, इन सब चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं. तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं. यस, आई होप आप सभी बिल्कुल रेडी हैं अपने नोट्स के साथ. एंड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं. पीपीटी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें, की पॉइंट्स जो हैं वो आपको बच्चे कवर करने हैं, तभी आप एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट? यस मैम, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट? परफेक्ट. तो चलो यार सबसे पहले हम, ओके ये तो मैंने लिख दिया, ये तो मैम ने बोल भी दिया है. अब अगर हम बच्चे कार्बन की बात करें तो आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो मैम ने दो चीजें लिखी हैं, दैट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड देन टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. मैम ये क्या है, व्हाट डज दिस मीन? तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चे. आपने कार्बन सुन लिया, ठीक है? यस मैम, क्या कार्बन सिर्फ एक ही तरह एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं बच्चे, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं. कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें एलोट्रोप्स कहा जाता है. जैसे कि मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो आपको फॉस्फोरस के भी अलग अलग एलोट्रोप्स मिलेंगे. सेम उसी तरह से कार्बन के भी डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स मिलेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और हमें आंसर करने भी चाहिए. यस यार, अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मजा नहीं आएगा, राइट? यस, नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि मैम कार्बन ही क्यों, कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड्स बनाने की एबिलिटी रखता है? तो बच्चे उसका रीजन जो है वो है ये टेट्रावेलेंसी. कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है दैट कौन सी क्वालिटी है व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एन कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो डिफरेंट इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है. एंड उसका मेन रीजन है इट्स टेट्रावेलेंसी. तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी तक तो सिर्फ शुरुआत की है, अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है. चलो यार स्टार्ट करते हैं. अगर हम यहाँ पर बात करें अकरेंस की, तो यस बच्चे आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से हर एक लाइन को पढ़ना है, ठीक है? यस मैम भी आपके साथ पढ़ रही हैं, राइट? इफ मैम इज टेकिंग एन एफर्ट, यू ऑल्सो हैव टू टेक एन एफर्ट. परफेक्ट बच्चा. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंसेस ऑन दी प्लैनेट, राइट? मैंने आपको बताया था कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे. कार्बन इज मेनली प्रेजेंट एज इट्स हाइड्राइड्स. देखा, अगर हम जब भी कार्बन की बात करते हैं तो उसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स है. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं मैम? बच्चे अगर आप, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स बोला है, तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कार्बन प्रेजेंट होता है. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4. तो CH4 क्या है बच्चे? ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है मैम? अगर आप मैम बोल देती हैं C2H6, तो बच्चे C2H6 भी एक हाइड्रोकार्बन है. कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? हाइड्रोकार्बन. ठीक है मैम, क्लियर है? और कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन वही तो है. परफेक्ट. कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन चुका है अगेन कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है? मैम कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. अब अगर हम यहां पर देखें तो आगे क्या है? आगे अगर आप कार्बन की बात करोगे तो कार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ
कोल। अब कार्बन को आप ऑब्टेन कर सकते हो अगर कोल, जो नेचुरली आपको कोल मिलता है उसको रिफाइन करोगे तो आपको कार्बन मिल सकता है, राइट? यस मैम। चलो बच्चे, यहां तक क्लियर हुआ? तो एक ही पैराग्राफ में आपसे इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें बोला गया है दैट देयर आर 4 कॉमनली अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के क्या क्या फॉर्म्स अवेलेबल हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन बच्चे। तो चलो इसकी बात करते हैं। कार्बन कहां कहां मिल सकता है? मैम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम कहते हैं ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, यस। तो कार्बन आ रहा है ना, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, यस। बहुत ही मेजर रोल है इसका, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर देखो तो हाइड्रोकार्बन्स, यहां पर बहुत सारी चीजें आपके ऑल अराउंड, हर चीज जो है वो हाइड्रोकार्बन से ही बनी हुई है, राइट? यस मैम। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस फॉर्म में आपको कार्बन दिखता है दैट इज योर हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम, यस। याद है जब भी कभी गाड़ी में जाते हो, फ्यूल यूज करते हो, क्या है वो? हाइड्रोकार्बन ही तो है, यस मैम। तो ये रहा फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सब बच्चा कार्बन से बने हुए हैं, राइट? नेक्स्ट इज कार्बोनेट्स लाइक लाइमस्टोन, डोलोमाइट। अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन जो होता है वो CaCO3 होता है। तो यहां पर मैम इसको आपके लिए अलग से मार्क कर देंगी, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि यार लाइमस्टोन बताओ, एंड लाइमस्टोन तो पता होना ही चाहिए। व्हाट इज इट? इट इज CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि डोलोमाइट क्या होता है? तो डोलोमाइट का फॉर्मूला CaCO3.MgCO3 बच्चे आपको याद होना चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसी के साथ कवर कर लेते हैं। अगर आप CaCO3 को हीट करते हो तो क्या होता है? ये CaCO3 जो होता है ना, वो क्या करता है बच्चे? ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है? बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो इसलिए ये क्या करता है मैम? ये ब्रेक हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस, राइट? अगर आप इसे हीट करोगे तो ये क्या होगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा, यस। तो इस रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। याद है हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, यस मैम। तो ये बच्चे डीकंपोजिशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैम। तो हर एक पॉइंट के साथ क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम कवर करते रहेंगे, परफेक्ट बच्चा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब एक ही पैराग्राफ में कितने सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फूड में, खाने में अगर आप बात करोगे बच्चे, प्रोटीन्स हाइड्रोकार्बन्स, अगर आप प्रोटीन्स की बात करते हो तो प्रोटीन्स बहुत ही मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैं यहां लिख देती हूं, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके फॉर्मूलाज अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, और जो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, राइट? यस मैम। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, इन सब को देख लो आप, कार्बन हर किसी में प्रेजेंट है, परफेक्ट। नेक्स्ट देखो क्लोथिंग बेटा, वूल, कॉटन, सिल्क, नायलॉन, टायरलीन, इन सब में आपके कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पैकेजिंग, अगेन वुड, पेपर, सेलोफेन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब क्या है मैम? ये सब जो होते हैं वो हमारे पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? पॉलीमर्स होते हैं। अगेन पॉलीमर्स क्या होते हैं बच्चे? बहुत ही बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं इनके, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, राइट? तो यानी कि यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेलोफेन, पॉलीथीन, दैट इज पॉली वर्ड अगर आ जाता है तो वो आपका पॉलीमर होता है, ये आप समझ सकते हैं। सेलोफेन एग्जाम्पल है जो आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउस गुड्स, यस, हाउस गुड्स में क्या है? पीवीसी बच्चे, पीवीसी भी एक पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आप पीवीसी की फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है? ये एक आपका पॉलीमर है, ठीक है बच्चा।
ठीक है। नेक्स्ट इज मेलामाइन, बैकेलाइट, ये सब बच्चे पॉलीमर्स हैं, ये सारे के सारे आपके पॉलीमर्स हैं। अब मेलामाइन की बात करो यार, बैकेलाइट की बात करो, स्विचेस, आपने स्विचेस देखे हैं अपने? यस, वो क्या होते हैं बच्चे? स्विचेस जो होते हैं वो बैकेलाइट से बने होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसुलेटर है और इसीलिए आपको करंट नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे मेलामाइन की, तो मेलामाइन भी एक पॉलीमर है बच्चे, जो हम अपने हाउस होल्ड वर्क्स में यूज करते हैं। यस मैम, तो यानी कि कुछ कुछ नॉलेज हमें होनी चाहिए तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे फ्यूल्स की, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब बच्चे क्या हैं? ये सब आपके कार्बन इसमें इनमें प्रेजेंट होता है। अगर आप एलपीजी की बात करो, सीएनजी की बात करो, तो मैम फुल फॉर्म बता चुकी हैं, तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या थी। व्हाट इज एलपीजी? क्या है बच्चा? क्या है एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। तो बच्चे नेक्स्ट इज सीएनजी, सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। तो बच्चा आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए तभी काम बनेगा, राइट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यस, चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, रिवीजन ही हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं एलपीजी किस किन किन दो गैसेस का मिक्सचर थी, ये हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए अब मैं आंसर नहीं बताऊंगी। अब मैं कमेंट सेक्शन के अंदर चेक करना चाहूंगी कि आप में से कौन कौन मुझे सही आंसर देगा कि एलपीजी किन किन गैसेस से और कितने रेशियो पे बनता था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी दो गैसेस का मिक्सचर जो होता है वो एलपीजी देता है एंड नियर अबाउट उनका रेशियो क्या होता है, राइट। यस बच्चा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। यार कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से हैं? एलोट्रोप्स होता क्या है, राइट। तो चलो इसकी बात करते हैं। यस मैम, different physical forms of an element having the same chemical properties but different physical properties। अब यार अगर आप एक चीज देखो तो एलोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो दिखने में तो अलग होते हैं, जो दिखने में तो अलग होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दैट इज, अगर उनका रिएक्शन कराओगे तो वो सेम तरीके से करेंगे लेकिन दिखने में अलग अलग होंगे। होते ना ऐसे लोग बहुत सारे, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग देखो तो आप क्या कहते हो यार कि कोई किसी से आप ऐसे सोचते हो कि यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, तो आप बोलते हो ना कि हम दोनों की सोच एक जैसी है, तो यानी कि आपकी बाहर की अपीयरेंस तो अलग है। यस, तो यानी कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो अंदर से आप दोनों की मेंटालिटी है या फिर जो आपने आपके सोचने का तरीका है वो सेम है। यस मैम, तो वो क्या है बच्चा? वो केमिकल प्रॉपर्टीज हुई जो सेम है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज योर अपीयरेंस वो डिफरेंट है, इसीलिए आपको लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, राइट। यस मैम, तो यानी कि यही होता है एलोट्रोप्स, यही होता है एलोट्रोप्स। इस तरीके से समझ सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, दैट इज अंदर जो आप सोचते हो, दिमाग में सोचते हो, जो चीजें आपको दिखती नहीं है वो चीजें सेम होंगी लेकिन फिजिकल अपीयरेंस दिखने में वो अलग होगी। परफेक्ट। सिर्फ दिखने में नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं। हमने आपको क्लासिफाई करना भी सिखाया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें किसी की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अगर किसी भी दो चीजों के बीच में रिएक्शन होता है तो अगर किसी की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है तो फिर वो क्या है बच्चा? तो फिर वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये हमने एक क्लास में जरूर कवर किया था, तो अगर तुम लोग भूल गए हो तो वेरी बैड यार, मैम इज डिसअपॉइंटेड, लेकिन अगर नहीं भूले हो तो दैट इज गुड। परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर नोन एज एलोट्रोप्स। तो मैम अब तो हम एलोट्रोप्स की डेफिनेशन को कभी नहीं भूलेंगे। गुड बच्चे। कार्बन हैज फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन की कौन से एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। देखो, अब कार्बन के दो फॉर्म्स, मतलब 4 फॉर्म्स होते हैं, बट उनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स 2 टाइप के होते हैं बच्चे, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बच्चे वो होते हैं जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे कि क्रिस्टलाइन से क्रिस्टल याद करो, डायमंड याद करो, तो वहां पर आपकी अरेंजमेंट क्या होती है? अगर आप उसे देखोगे तो वो बहुत शाइनी होता है, बहुत सुंदर होता है, तो यानी कि उसको बनाने में बहुत टाइम लगाया है हमने। यस, तो कोई चीज को बनाने में बहुत टाइम लगा रहे हो तो एक रेगुलर तरीके का अरेंजमेंट करोगे,
बिल्कुल मैम। तो जो वो रेगुलर तरीके से आपने अरेंजमेंट किया है दैट इज योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको बनने में बहुत टाइम लगा है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जिस पर आप टाइम लगाना ही नहीं चाहते, फटाफट बना दी यार, तो जिस चीज को फटाफट बना दो, टाइम नहीं लगता जिस चीज को बनने में, उसकी क्या अरेंजमेंट रेगुलर होगी? क्या उसकी अरेंजमेंट जो यहाँ है वही 10 15 20 यूनिट्स आगे होगी? नहीं मैम। तो बच्चे वो जो होता है वो आपका अमॉर्फस फॉर्म होता है, यानी कि अमॉर्फस में क्या होता है? डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ दीज हैव डेफिनेट, अगेन आपको यहां पर लिख दिया गया है दैट क्रिस्टलाइन कौन से होते हैं? जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, क्योंकि उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मैंने बोला था ना कि बिल्कुल सही बता रही हूँ। परफेक्ट। आगे देखो बच्चा, अमॉर्फस की बात करोगे तो दीज डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स बिकॉज ऑफ द इररेगुलर अरेंजमेंट। राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। परफेक्ट। अब अगर आप क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में 3 डिफरेंट टाइप्स आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अब हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी क्या है, इनकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट अगर आप बात करो अमॉर्फस फॉर्म की, तो अमॉर्फस फॉर्म में अभी तक आपको यहां पर नहीं बताया गया है, बट कोल और कोक फॉर्म जो होती है नियर अबाउट वो सेम ही फॉर्म होती है, वो आपकी बच्चे किसके अंदर आती है? अमॉर्फस में आती है। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम डायमंड की बात करें, स्टार्टिंग हम डायमंड से करेंगे और आपको डायमंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये डायग्राम देख के तो डर लग गया, ऐसा तो नहीं बना सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। देखो यार, डायमंड को बस एक चीज हमेशा याद रखना, इट इज द हार्डेस्ट। ये अगर आप पूरे वर्ल्ड में अभी भी अगर आपसे कोई बोले ना कि हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे डायमंड है। राइट, एंड डायमंड इज अ इंसुलेटर। वो बिल्कुल भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। राइट, क्यों नहीं करता है मैम? इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? बच्चों देखो, कार्बन है, कार्बन है। राइट, यस मैम। अब इस कार्बन में क्या होता है, अगर याद करोगे तो मैम कार्बन के वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस। यस, परफेक्ट। तो अब क्या होता है, एटॉमिक नंबर अगर हम कार्बन की बात करें तो 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। राइट, यस मैम। अब एक इधर चला जाता है। देखो यार, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपके पास में कुछ इस तरीके से हो जाता है। राइट, यस मैम। तो अब कार्बन जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाकर 4 वैलेंसी दिखाता है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो 4 ही किसी और के साथ शेयर करता है ताकि टोटल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। राइट, तो अब यहां पर मैं आपको डायमंड से रिलेटेड कार्बन के बारे में क्या बताना चाहती हूँ, ये रहा आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन के पास 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैम वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो मैंने इसके चारों बॉन्ड्स बना दिए। ठीक है, ये चारों बॉन्ड्स ये किसके साथ बनाता है मैम? कार्बन के साथ ही बनाता है, तो इसने फिर से कार्बन के साथ बनाए। अब इस कार्बन के भी 4 ही बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, तो एक तो हो ही रखा है, 2 3, ये भी 3 और यहां पर भी 3। ठीक है, सिमिलरली आगे और कर लो यार, यहाँ पे भी कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और यहां पर फर्दर 4। ठीक है, तो बेटा एक्चुअल में आपको यहां पर क्या समझना है कि बस यही है डायमंड। डायमंड में क्या होता है कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके चारों बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है। तो अब अगर आप कभी भी कंडक्टिंग नेचर की बात करते हो तो हीट नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है मैम? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर कोई फ्री आयंस होते हैं, सिर्फ तभी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन होना, सिर्फ आयन होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन होना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बच्चे, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या यहां पर प्रेजेंट है कोई? देखो आयन तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो वो तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या बच्चे यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है?
नहीं मैम। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और इसीलिए डायमंड क्या है आपका, डायमंड आपका एक इंसुलेटर है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बच्चा? यस। तो ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर मत याद करो, बट एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका कार्बन है वो 4 कार्बन के साथ अगर बॉन्डिंग कर रहा है और फर्दर वो भी आगे 4 और के साथ कर रहे हैं, तो वो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम डायमंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। राइट, अगर आप हार्डनेस की बात करते हो, अगर आप हार्डनेस की बात करते हो तो इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। मैम ने कहा था इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस बच्चे। इट ऑल्सो हैज अ हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी बच्चे आपको याद होनी चाहिए 3.51। यस, इसकी डेंसिटी बच्चे आपको याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। राइट, यस। तो मैम इसको आप अंडरलाइन करवा दो। नेक्स्ट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर हार्डेस्ट है, अगर हार्डेस्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो होती है उसमें अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो लगती है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए ही लगती है। राइट, यस। तो यानी कि अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स का ही होगा। यस मैम। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। हार्ड है तो मैम हमें वैसे भी क्लियर है, देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज क्वाइट हाई। यस मैम। यहां पर अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट याद करना चाहते हैं तो याद कर लो, नहीं तो एटलीस्ट इतना याद रख लो कि 4000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। कितना? 4000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, which can be achieved only at high pressure. Right? Yes ma'am. Clear है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। Next is electrical and thermal conductivity। अब बताओ क्या इसकी कंडक्टिविटी होगी? नहीं होगी। मैम ने समझाया, देखो यार, since all the 4 valence electrons are firmly held in carbon and carbon single bonds, there are no free electrons in the diamond crystal. Yes, and therefore diamond is the bad conductor of electricity. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। अब आ गए हम ग्रेफाइट पे। ठीक है, अब अगर आप ग्रेफाइट की बात करोगे तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखेंगे तो आगे चीजें समझ आएंगी। तो चलो यार उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप ग्रेफाइट की बात करते हो तो ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। तो यानी कि जो आप जिस पेंसिल से लिखते हो, राइट, यस, तो पेंसिल का निब देखो बच्चे, निब देखोगे तो ग्रेइश कलर का है। राइट, यस, तो वो ग्रेफाइट है। वो क्या है? वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, तो अब इसको रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा बस पेंसिल देखिए, और चीटिंग भी कर सकते हो। कैसे? पेंसिल देखो, अगर क्वेश्चन आया कि ग्रेइश व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रेफाइट, पेंसिल देखो, ओह ग्रेइश ब्लैक, चलो ग्रेइश ब्लैक टिक कर देते हैं। राइट, आई होप अभी तक तो याद भी हो गया होगा। यस मैम। with which occurs with free state of क्या लिखा है ये? with occurs in the free state but it can also be prepared artificially. Okay, तो ग्रेफाइट जो है वो सिंपल सी चीज है। यस मैम, ग्रेफाइट जो है वो ब्लैकिश, ग्रेइश ब्लैकिश कलर का होता है, नेचुरली जिस तरह एग्जिस्ट करता है, आप उसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है मैम? फ्रॉम कार्बन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट 2000। ये टेम्परेचर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये टेम्परेचर नहीं पूछा जाता है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने टेम्परेचर्स दिए होंगे, सो डोंट फोकस ऑन दैट बच्चे, सिर्फ आपको पूरा का पूरा सेंस समझ आना चाहिए। यस मैम, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 4300 केल्विन। ठीक है, अब आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट भी याद होना चाहिए। यस, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो डायमंड बोला था सबसे ज्यादा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट तो मैम 3930 है, लेकिन ग्रेफाइट का तो 4300 है। तो मैम फिर डायमंड कैसे हार्डेस्ट हो गया? ग्रेफाइट होना चाहिए, है ना? क्या आप मैम इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हो? कि बोल तो रही हूं कि डायमंड हार्डेस्ट है, राइट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होना चाहिए था, उसका तो 4000 से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका तो 4300 है। अगर आपने ध्यान से फोकस किया बच्चे तो ये आपका केल्विन में दिया हुआ है, दैट इज 4300 केल्विन है। तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो याद है हमने कन्वर्जन पढ़ा था, देखा पुरानी चीजें यूज होती हैं, तो 4300 को आप 273 से क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, तब
तब बच्चे जाकर आपको डिग्री सेल्सियस में इसका मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, और क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप डायमंड की बात करो तो डायमंड का मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर दिया है, तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखोगे, अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो डायमंड का ही ज्यादा होगा। क्लियर है? यस मैम, परफेक्ट बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ओके। अब ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, यस रिएक्शन आपको आनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे इसको। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट कार्बन प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो आपको सिलिकॉन कार्बाइड देता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चे कार्बोरेंडम, तो कार्बोरेंडम आपको नाम होना याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज कार्बोरेंडम, तो आप क्या बोलोगे? मैम इट इज सिलिकॉन कार्बाइड। हमें आता है, आप लोग हमारे साथ गेम मत खेलो, राइट? यस। नेक्स्ट क्या है? कार्बन प्लस आपको सिलिकॉन मिल जाता है, और इस तरीके से जो कार्बन मिलती है वो आपकी ग्रेफाइट फॉर्म में होती है, राइट? यस। तो मैम जब कार्बोरेंडम से हमें कार्बन और सिलिकॉन मिलता है, जब कार्बोरेंडम से हमें कार्बन और सिलिकॉन मिलता है, तो जो कार्बन होता है वो ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है? परफेक्ट। अ क्रिस्टल ग्रेफाइट कंटेन्स शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। इस लाइन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अब आप लोग समझोगे। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओगे, इसको पहले मैं यहां समझाऊंगी। अब एक चीज सोचो, आप कहोगे कि मैम डायमंड की बात करो चाहे कार्बन की बात करो, दोनों ही क्या थे? दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल मैम। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे थे तो दे शुड बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो मैम ग्रेफाइट जो होता है बच्चे वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? वो गुड कंडक्टर होता है। ये कैसे हो गया? तो इसका आंसर मैम देगी ना। देखो, अगर आप कार्बन की बात करते हो ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कार्बन की बात करते हो ग्रेफाइट के अंदर, तो ये रहा कार्बन। यहां पर बच्चे ये जो कार्बन होता है ये 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यानी कि अगर आप यहां पर भी बात करोगे तो ये सिर्फ 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, और हर किसी का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, राइट? अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो आप बोल सकते हो ना दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, चार्ज को कैरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फ्री आयंस चाहिए? आयंस तो नहीं है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए ग्रेफाइट जो होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस। अब इसके बाद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट डायमंड को तो कहा जाता है कि वो हार्डेस्ट है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है बच्चे, ग्रेफाइट को बोला जाता है, ग्रेफाइट को इनफैक्ट एक लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? डायमंड और कार्बन दोनों, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, लेकिन डायमंड तो हॉटेस्ट है और ग्रेफाइट को आप ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। तो ये रीजन जो है वो उसके स्ट्रक्चर से समझ आता है। तो चलो यार उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब आप अगर यहां पर ध्यान से देखो बच्चे, तो ये आपका क्या होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये आपकी मान लो ए लेयर है और ये मान लो आपकी बी लेयर है तो सेम ही चीज, राइट? यहां पर अगर आप कार्बन देखोगे तो ये कार्बन है, ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहां पर भी 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, राइट? यस मैम। तो यानी कि बच्चे यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री है। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक लेयर बनती है, फिर उसके नीचे एक दूसरी लेयर बनती है। यस मैम। तो यहां पर सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, नीचे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो बीच में है, बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। बीच में बच्चे आपकी वैंडर वॉल्स इंटरैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? वैंडर वॉल्स इंटरैक्शंस होती हैं। और आपको पता है वैंडर वॉल इंटरैक्शंस जो होती हैं वो सबसे वीक फोर्स होती है, सबसे वीक इंटरैक्शन होती है। तो इसलिए ये वाली लेयर और ये वाली लेयर को कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ने नहीं जोड़ रखा है, तो ये एक दूसरे के अराउंड स्लिप कर सकती हैं। और जब ये स्लिप कर सकती हैं तो इस वजह से इनको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। इस वजह से इनको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता
है, राइट? यस, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ी होती है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो ल्यूब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है, क्योंकि द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लिप ओवर वन अनदर, क्योंकि दो लेयर्स के बीच की जो फोर्स होती है वो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता, राइट? यस मैम, तो यानी कि बच्चे अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अब वीक फोर्स क्लियर है। यहां पर बोला गया है दैट ईच कार्बन इन द लेयर ऑफ hexagonal rings is attached to 3 other carbon atoms by strong covalent bonds. yes, ऊपर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बीच वाली फोर्स की वजह से वो क्या यूज, किस तरह यूज किया जा सकता है, एक ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज, अब अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैम ने कहा था अलग होती हैं। क्या क्या होती हैं बच्चे? लो डेंसिटी, याद है उसकी डेंसिटी तो 3 पॉइंट समथिंग थी, 4 के आसपास थी, इसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है। द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स ग्रेफाइट आर लेस क्लोजली पैक्ड एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज ओनली 2.22 grams per centimeter cube, right, is much lower than the diamond which is 3.51 gram per centimeter cube। तो ये जो रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टनेस की, जिसे मैंने आपको बोला था ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। The various layers of carbon atoms in graphite are held together by weak van der Waals forces of attraction. Therefore, one layer can easily slide over the other. This makes graphite soft and hence it is used as a lubricant. Clear है, कोई दिक्कत नहीं है, perfect। कैरम खेला है, कैरम में जो आप पाउडर स्प्रे करते हो और फिर आप मारते हो तो वो स्मूथली मूव कर जाता है, दैट इज अ ल्यूब्रिकेंट, राइट, दैट इज अ ल्यूब्रिकेंट। तो यानी कि लुब्रिकेंट समझ आ गया होगा कि लुब्रिकेंट कहते किसको है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर बच्चे फुलरीन। ठीक है, हमने डायमंड पढ़ लिया, हमने ग्रेफाइट पढ़ लिया, हमें कोई डाउट नहीं है और इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फुलरीन। फुलरीन क्या कहता है बच्चे? देखो, गेम तो खेली है सबने, सब खेलते ही हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम्स खेलते हो, राइट? यस। अब ये क्या है? ये तो सब जानते होंगे, राइट? यस मैम, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ये पता है ना बच्चा, तो तुम्हें ये भी पता है, यानी कि तुम्हें फुलरीन का स्ट्रक्चर पता है। अगर तुम्हें बॉल का स्ट्रक्चर पता है तो तुम्हें फुलरीन का स्ट्रक्चर भी पता है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस पर फोकस करोगे तो 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो यहां पर मैम ने 5M लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है मैम? ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी कि फुलरीन में भी सेम यही होता है बच्चे। 5 मेंबर्ड रिंग्स भी होती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स भी होती हैं। तो सिर्फ 2 तरह की रिंग्स होती हैं, या तो 5 मेंबर्ड रिंग्स होंगी या फिर 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगी। इनसे मिलकर आपका क्या बनता है? आपका फुलरीन बनता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो, वो अपने आप याद हो जाएगा, परफेक्ट। आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन। मैम बकमिंस्टर फुलरीन क्यों बेटा? एक, अगर आप इन मॉन्यूमेंट्स की बात करोगे तो बकमिंस्टर का एक मॉन्यूमेंट था जो बिल्कुल इसी की तरह दिखता था, तो इसलिए फुलरीन का नाम जो है वो उन्हीं के उस मॉन्यूमेंट के नाम पर रख दिया, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन। और C60 कहा जाता है, ऐसे नाम दिए गए हैं सभी फुलरीन्स को, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फुलरीन्स होते हैं, तो बकमिंस्टर फुलरीन को C60 कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये चीजें याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ना इस वाले पार्ट को, थोड़ा थियोरेटिकल है आई नो, लेकिन इसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बकमिंस्टर फुलरीन C60, बकमिंस्टर फुलरीन C60, कोई दिक्कत नहीं है। कंपैरिजन ऑफ अ फुटबॉल कंसिस्टिंग ऑफ 5 and 6 मेंबर्ड रिंग्स, तो सिर्फ 2 तरह की रिंग्स होती हैं, 5 and 6 मेंबर्ड रिंग्स। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 1 1। ठीक है, यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है मैम? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1s1।
कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब मैम ये क्या कर रखा है ये समझा दो, CH4 कैसे बना मैम ये समझा दो। तो मैम समझाएंगी ना। देखो बच्चे, अगर आप यहां पर कार्बन की बात करते हो तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हर एक एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी आउटरमोस्ट शेल में, अपनी आउटरमोस्ट शेल में, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, यस। अब हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, मान लो कि आपके पास में इस तरह, मैं दूसरे पेन से बनाती हूं इसको, मान लो कि आपके पास में यहां पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल होने के लिए अपनी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यस मैम, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इसको किससे बनाए, इसको क्रॉस से बना दूं, ठीक है, इसको क्रॉस से बना देते हैं। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैम क्रॉस से बना रही है, ठीक है, यस। तो इसी तरह से मैं यहां पर भी हाइड्रोजन बना देती हूं, यहां पर भी मैं हाइड्रोजन बना देती हूं और यहां पर भी मैं हाइड्रोजन बना देती हूं। अब बेटा यहां पर होगा क्या, अब आपको इस स्टोरी को समझना है। क्या होता है, हाइड्रोजन को चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन को 2 देंगे। हाइड्रोजन को चाहिए तो 2, हाइड्रोजन को चाहिए 2। ठीक है, अभी तक हाइड्रोजन स्टेबल हो चुका है। अब आपको कार्बन को दिलाने हैं कितने, कार्बन को आपको दिलाने हैं, कौन सा पेन यूज करूं, पिंक, ठीक है, कार्बन को आपको दिलाने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये क्रॉस पीछे रह गया, ठीक है, येलो से क्रॉस किया और ये बन गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, यस। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, यस मैम। तो अब समझ आया, अब समझ आया कि एक्चुअल में ये जो बने हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरीके से आपको CH4 मिलता है। कोई डाउट नहीं है, नहीं मैम, परफेक्ट बच्चे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो आगे क्या है बच्चे, आगे देखो, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि किसके साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, बट विद टाइम आपको वैसे भी सब समझ आने लगेगा। तो क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखो, मान लो अगर अब अगर हम यहां पर देखें तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और नाइट्रोजन है, कौन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, कौन कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट। तो बच्चे इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए बस, राइट। तो चलो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप यहां पर लो कार्बन और ऑक्सीजन, सबसे पहले हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ओके, हम यहां नहीं, हम एक व्हाइट पेज, एक ब्लैंक पेज लेंगे और उस पर समझेंगे, ठीक है। कार्बन की बात की और ऑक्सीजन की बात की। कार्बन में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो मैम हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। ऑक्सीजन में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यानी कि यहां पर आपको 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो आप क्या कह सकते हो कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वो एक कंप्लीट ऑक्टेट अचीव कर ले, राइट। और कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वो अचीव कर ले क्या, अपना ऑक्टेट, राइट, यस। तो यानी कि अगर मैं इस कार्बन को यहां रखूं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां रखूं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां रखूं, एक ऑक्सीजन यहां रख दूं, एक ऑक्सीजन यहां रख दूं, ठीक है, यस मैम। और देखो बच्चे, यहां पर इसके क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 और 4 5 और 6, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, राइट, यस मैम। तो अब आपको यहां पर क्या समझना है, अगर आप इसको देखोगे और यहां पर देखोगे तो जल्दी से देखो, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यस मैम। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यस मैम। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ।
और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यस, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हुआ क्या है, कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स फॉर्म किए, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन भी एक, तो दोनों को मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यानी कि एक ये फॉर्म हो रहा है, एक ये फॉर्म हो रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो यानी कि ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, राइट। यस, तो विद प्रैक्टिस आएगा, डोंट वरी, बट आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कार्बन, फिर से यार क्योंकि कार्बन की ही पढ़ाई कर रहे हैं तो कार्बन तो लेंगे ना। यस, तो यहां पर आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन की बात करो यार, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम? नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, अब हमें, अब यहां पर बच्चे कार्बन को कितने चाहिए मैम? कार्बन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चे? कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन को चाहिए, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? नाइट्रोजन को चाहिए 1 2 5 हो गए, 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यस, तो एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर होता है नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको समझो। आपका जो कार्बन है और जो नाइट्रोजन है, क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया फ्री, राइट। यस, तो यहां पर ये 3 हो गए हैं, 3 शेयर हो गए, तो 4 और 5, ठीक है बच्चे। तो अच्छा, ये नेगेटिव मैंने यहां बना दिया, सॉरी, CN नेगेटिव। तो अगर आप यहां पर देखो तो ये 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं आपके, यस मैम, और यहां पर 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, यस बच्चा। तो इस तरीके से आपका CN, C ट्रिपल बॉन्ड N स्ट्रक्चर बनता है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहा था वो नहीं हुआ, राइट। यस, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि चीजें समझ आ जाए। कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6, ठीक है बच्चे। तो यहां पर मैंने आपको CO2 का स्ट्रक्चर फॉर्म करना सिखा दिया। नेक्स्ट इज कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है नाइट्रोजन के साथ। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो नाइट्रोजन ये रहा, यहां पर इसने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया। तो मैम ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन रहा था ना हमारा यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो ये रहा था, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर करा के भी कर सकते हो। मतलब अलग अलग आपकी, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। बट जनरली नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन का मैम हाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए, कार्बन को 8 चाहिए। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स देगा, राइट। यस मैम, तो ये आपको इसी तरीके से समझना है। और जो ये नेगेटिव चार्ज आता है वो बच्चे क्यों आता है मैम, क्योंकि यहां पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे ना। यस, तो इस तरीके से आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स को समझना है कि डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, कहां पर ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर मैम आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन N2 है, तो N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करने हैं इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मैम नाइट्रोजन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, यहां पर 2 ले लो, बाकी के 3 ये क्रॉस बनाना पड़ेगा, यहां पर ये रहे 3 और ये रहे 3। तो ये जो हैं वो ऐसे शेयर हो जाएंगे, ये जो हैं वो ऐसे शेयर हो जाएंगे, और टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो तो 6 7 8 6 7 8। तो यानी कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और जो स्ट्रक्चर बनता है वो N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, कैसे, दो, और हमेशा एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट। यस मैम, परफेक्ट बच्चे। नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट कुछ आपके सामने नोट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ी सी नॉलेज होना तो जरूरी है, राइट। यस, तो मीथेन गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो बायोगैस में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आपका मीथेन गैस होता है, एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज योर सीएनजी। बार बार सीएनजी आ रहा है, राइट। नेक्स्ट हमें बोला गया है दैट फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 3 बॉन्ड्स इज नॉट पॉसिबल बिटवीन एनी 2 एटम्स बिकॉज इट विद increase the instability of molecule due to unavailability of space, right। तो कहते हैं कि आप 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं फॉर्म कर सकते, 3 बॉन्ड से ज्यादा फॉर्म होने पर स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो अनस्टेबल हो जाता है कंपाउंड। तो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो सारे के सारे कंपाउंड सिर्फ यही तो हैं। यस मैम, परफेक्ट बच्चा। नेक्स्ट इज ये, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूं बच्चे, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया, ऐसा कौन सा कंपाउंड है। यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड बाय फ्रेंडलिच वॉलर इन 1828 फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, अमोनियम साइनेट इन अ लेबोरेटरी। तो ये बच्चे आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन में नहीं आता ना, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला गया, विच सिंथेसाइज किया गया, विच इज योर यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है आपका यूरिया का स्ट्रक्चर, राइट। NH4CNO अमोनियम साइनेट बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, अमोनियम साइनेट। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने हमें इतने सारे कंपाउंड्स तो बता दिए, लेकिन इसका रीजन क्या है कि हर जगह पर कार्बन जरूर है, मतलब कार्बन में बड़ी चुल है, वो हर जगह पर प्रेजेंट है, मैम वो क्यों प्रेजेंट है। अब उसकी बात करते हैं बच्चा। अगर आप कार्बन की बात करो तो कार्बन की एक एबिलिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है जिसे कहा जाता है कैटिनेशन। क्या कहा जाता है, कैटिनेशन। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन खुद के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, स्ट्रेट हो सकती हैं, ब्रांच्ड हो सकती हैं, एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँ तो कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ऐसे भी बना लेता है आपस में खुद के साथ ही। नेक्स्ट वो ब्रांचिंग भी कर लेता है, मान लो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन कार्बन, ऊपर कार्बन, कुछ भी बना लेता है, राइट। यस, तो यानी कि ये जो एबिलिटी होती है उसे कैटिनेशन कहा जाता है, इसे कैटिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज नेक्स्ट फाउंड इन। अब मैम कार्बन तो ठीक है, कार्बन के अलावा कैटिनेशन टेंडेंसी कहां होती है बच्चा, तो नेक्स्ट जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है दैट इज फाउंड इन सल्फर। लेकिन कार्बन के एक्सटेंट तक किसी में भी प्रेजेंट नहीं होती है, बट टू अ लेस एक्सटेंट, ठीक है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन के वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट, दैट इज इट्स वैलेंसी इज 4। तो वो इस तरीके से सारे बॉन्ड्स फॉर्म करता है, हमें पता है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म करता है, सिंगल भी करता है, डबल भी करता है, ट्रिपल भी करता है। यस मैम, तो यानी कि कार्बन हर तरह के बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज CH3, ये हो चुका है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म से बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइसोमेरिज्म को समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पता। अब हर कोई अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है, अब इसको मैं समझाती हूं कैसे, ठीक है। एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी इन विच 2 और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट
properties is called isomerism and the compounds showing this property are called isomers. अब मैम इसको समझाएंगी आपको. अगर आप आइसोमर्स की बात करते हो तो लेट अस से कि मैंने आपको बोला दैट यू हैव CN, लेट अस क्या बोले, लेट अस से C4H10. ठीक है, यस, लेट अस से कि मैंने आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C4H10. अब आप में से, अब आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, हर कोई कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करो. तो क्या करना है, एक चीज सिंपल सी पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक ही बनाएगा. तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यस मैम. मैम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, राइट, यस. तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बनाया होगा, 3 + 3 6 7 8 9 10. यस मैम, ये बनाया है, परफेक्ट. तो फर्स्ट हो गया, ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो सबने बनाया है, मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगा. डिफरेंट क्या बनाऊंगा, देखो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है. अब यहां पर क्या देखना है, देखो, CH3 CH3 CH3, यहां पर 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहां पर एक हाइड्रोजन. अब आप अगर यहां पर ध्यान से देखो तो 1 2 3 और 4 कार्बन है. यस मैम, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 3 3 6 7 8 9 10, मैम 10. तो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है. तो यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है. इसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म, इसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म. और जो ये दोनों हैं, दीज आर नोन एज आइसोमर्स, राइट, यस. तो यानी कि सेम होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर हो जाएगा डिफरेंट, राइट, यस. तो उसे कहा जाता है बच्चा आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स. और इससे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, ठीक है, ओके. अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमर. फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपको ब्यूटेन का दिया हुआ है, एन ब्यूटेन उसे कहा जाता है, राइट. अब आप कहोगे कि मैम हमें ये नहीं आते ब्यूटेन और ये सब हम आज क्लास के एंड में थोड़ा सा आइडिया लेंगे, पूरा डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है. अब अगर आप यहां पर देखो तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. C4H10 ऐसा भी हो सकता है, C4H10 ऐसा भी हो सकता है, और ये जो होता है इसका नाम बदल जाएगा बच्चे, इसको 2-मिथाइल प्रोपेन कहते हैं. अब आपको नहीं समझ आएगा अभी कि मैम 2-मिथाइल प्रोपेन ही क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फेयर, राइट, परफेक्ट मैम. तो ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन कहते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स, एंड दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म. ओके, अब इतना तो क्लियर हुआ है. अगर इतना क्लियर हुआ है तो पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है. तो चलो बच्चे, अब हम थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट सिलेक्ट द ऑड वन आउट. अब आपको वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर करना है और फिर मैम का आंसर देखना है, राइट, यस. तो क्वेश्चन कहता है दैट सिलेक्ट द ऑड वन आउट. आई होप आपको अभी सेशन में सब चीजें अभी से ही याद हो गई होंगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पार्ट से और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ऑड वन आउट पूछा है तो पहले सारे के सारे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन कहता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन एंड हाइड्रोकार्बन. अगर हम अब आज जो हमने पढ़ा है उससे देखें तो मैम ये जो 3 हैं, मैम ये जो 3 हैं ये तो एलोट्रोप्स थे. ये क्या थे, एलोट्रोप्स थे, है ना. हाँ, हाइड्रोकार्बन क्या था बच्चे, हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे अराउंड उसकी बात की गई थी. लेकिन एलोट्रोप्स क्या थे, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, सॉरी, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, वो एलोट्रोप्स होते हैं. तो यानी कि यहां पर ऑड वन आउट सिर्फ एक ही है, हाइड्रोकार्बन, राइट, यस बच्चे. तो बस इतनी सी तो बात थी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है. परफेक्ट बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया मैम, क्लियर है. ऑड वन आउट है तो पढ़ लो ध्यान से और देख लो कि कौन सा अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेफाइट दो बीइंग अ नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट रीजन कैन बी अकाउंटेड फॉर दिस बिहेवियर. ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है तो सोचो सोचो. मैम आपने बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है.
अगर वो 3 और कार्बन के साथ मैम 3 बॉन्ड्स और फॉर्म करेगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, है ना। तो सिमिलरली ये भी आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, तो यहां पर भी एक फ्री फ्री फ्री। मैम जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। हमें चार्ज कैरियर्स चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो या फिर फ्री आयंस दो जो चार्ज को कैरी कर सके। और ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट डायमंड में मैम फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, वहां पर तो चारों बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसलिए आपका ग्रेफाइट जो है वो क्या है बच्चे, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये है उसका रीजन, कहीं वो मत लिख देना कि उसकी जो लेयर्स हैं ए और बी वो स्लिप करती हैं, वो नहीं, वो तो रीजन है क्योंकि वो एक लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, लेकिन वो यहां पर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब है कि इसका रीजन है दैट इट हैज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट है वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग, नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं है बच्चे। सेकंड इज वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लेयर्स, नहीं ये रीजन है कि वो लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन शीट्स, नो दिस डजंट मीन एनीथिंग, राइट, यस मैम। तो क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो यार। क्वेश्चन कहता है दैट सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। अब आपको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो यार, ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंड टू 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। डायमंड की बात करें तो कार्बन जो था वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, यस मैम, बिल्कुल कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंड टू 4 कार्बन एटम्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो मैम करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है हमें इनकरेक्ट बताना है, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ कि ये करेक्ट है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, बिल्कुल मैम, अगर आप उसके टेम्परेचर, उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो भी वो 351 डिग्री सेल्सियस था, तो यस मैम इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। फुलरीन इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, क्या फुलरीन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन था, याद करते हैं, यस क्रिस्टलाइन पढ़ा था, अमॉर्फस पढ़ा था। क्रिस्टलाइन कौन से थे, जो रेगुलर अरेंजमेंट्स होती थी, और रेगुलर अरेंजमेंट में नीचे हमने 3 पढ़े थे, कौन से थे, फुलरीन था, डायमंड था, ग्रेफाइट था, यस मैम। तो यानी कि इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इनकरेक्ट तो यही होगी, देखो बिना पढ़े बता रही हूं, अब पढ़ भी लेते हैं। ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यस मैम ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वही हमारा यहां पर आंसर होगा, राइट, परफेक्ट बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन कहता है दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स पढ़ो यार। फर्स्ट कहता है डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, यस, ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि उसके पास लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनकी लेयर्स के बीच में वैन डर वाल इंटरैक्शंस हैं, और वो वीक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है, इसलिए वो स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे पे, और इसलिए ये सॉफ्ट है। और डायमंड तो हार्डेस्ट है ही, मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्रेफाइट इज हार्ड, ऑब्वियसली फर्स्ट करेक्ट है, तो ये तो गलत ही होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है दैट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। डायमंड हार्डेस्ट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है नहीं, 4 वो बॉन्ड्स बनाता है, तो यस मैम इट इज अ बैड कंडक्टर। ग्रेफाइट 3 बॉन्ड्स बनाता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो डायमंड इज अ बैड, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ पढ़ लो यार, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड सही है तो फोर्थ तो गलत होगी। तो यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहां पर बच्चे करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो यार। क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कार्बन। जब रेड हॉट कार्बन से स्टीम पास की जाती है तो क्या होता है। अब यहां पर आपको मैं इसी से रिलेटेड कुछ 2-3 चीजें बता देती हूं। जब भी आप स्टीम को किसी भी एलिमेंट के साथ
यहां पर मैं डैश लिख रही हूं, ठीक है। जब आप स्टीम को पास कराते हो बच्चे तो हमेशा आपको H2 गैस मिलती है और उसी एलिमेंट का ऑक्साइड मिलता है, उसी एलिमेंट का ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आयरन की बात करते हो और इसमें से अगर आपने स्टीम पास की तो आपको क्या मिलेगा, स्टीम एक्चुअली H2O ही है, तो आपको Fe2O3 दैट इज ऑक्साइड प्लस आपको H2 गैस मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां पर स्टीम पास कर रहे हो थ्रू हॉट रेड हॉट कार्बन, तो यानी कि आप कार्बन प्लस स्टीम पास कर रहे हो तो आपको यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस मिलता है। इसे वाटर गैस भी कहा जाता है, इसका नाम जो होता है इसे वाटर गैस भी कहा जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको नाम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि कभी पूछ ले तो गलती ना करे, राइट। इसको वाटर गैस भी कहा जाता है। तो चलो देख लेते हैं, तो CO2 नहीं बनता, CO बनता है, तो ये गलत हो गया। H2 प्लस O2 नहीं बनता, तो ये गलत हो गया। CO प्लस H2 आर फॉर्म्ड, यस मैम ये सही है, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, राइट यस। तो इजी था, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, परफेक्ट बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो अब हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगेन बच्चा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी तक क्रिस्टलाइन के बारे में तो बात कर ली, अभी तक क्रिस्टलाइन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अमॉर्फस के बारे में तो बात नहीं की। चलो अब अमॉर्फस के टाइप की बात करते हैं। तो अमॉर्फस में मेन जो टाइप होती है दैट इज योर कोल, ठीक है। कोल जो है वो आपका अमॉर्फस सॉलिड है, दैट इज उसमें बहुत ही डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ओके मैम। टाइप्स ऑफ कोल, अब आपको कोल के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चे। वुड कंटेन्स अबाउट 40% कार्बन, कार्बन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड मे हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू टेक प्लेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल एंड टाइप्स ऑफ कोल बच्चा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। पीट एक टाइप है जिसके अंदर 60% कार्बन प्रेजेंट होता है, पीट में 60% कार्बन प्रेजेंट होता है। लाइग्नाइट ब्राउन कोल होता है बच्चे, इसका नाम याद रखना, लिग्नाइट कहते हैं ब्राउन कोल, ब्राउन कोल को क्या कहते हैं, लिग्नाइट कहते हैं, और इसमें 70% कार्बन प्रेजेंट होता है। बिटुमिनस हाउस होल्ड कोल होता है, इसमें 80% कार्बन होता है। बिटुमिनस हाउस होल्ड कोल बच्चा, इसमें 80% कार्बन होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन पूछेंगे ना, विच विल हैव द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो एंथ्रासाइट हार्ड कोल कहलाता है जिससे 90% कार्बन कहते हैं। आपको पता है इतने से पार्ट में आपके कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, इतने से पार्ट में आपके इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेगा यार ब्राउन कोल कौन सी होती है, लिग्नाइट होती है। ब्राउन कोल में कितना % कार्बन होता है, 70% कार्बन होता है, राइट। तो इस तरीके से ये नाम लेके ये पूछ सकता है, ये नाम लेके ये पूछ सकता है, कुछ भी आपसे मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है दैट पीट इज द मोस्ट इंफीरियर और एंथ्रासाइट इज द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। ऑब्वियसली जिसमें जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ कोल उतनी ज्यादा ही तो वो स्टेबल होगी ना, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म होगी उसकी। यस मैम क्लियर है बच्चे। कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 प्लस CH4, ठीक है। तो यानी कि मैम यहां पर तो आपने हर एक चीज जो है वो ऐसी दी है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। यस, ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते हो। परफेक्ट, आगे देखो। पीट इज द मोस्ट इंफीरियर एंड एंथ्रासाइट इज द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ CO, H2 एंड CH4। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। याद है हमने अभी देखा था स्टीम जब पास की थी तो CO और H2 गैस हुआ था और उसका नाम हमने वाटर गैस लिया था, और यहां पर इस वाटर गैस का आपके पास में आ भी गया, राइट। तो क्वेश्चन सिंपल आ सकता है दैट व्हाट इज CO प्लस H2, यू हैव टू से दैट इट इज वाटर गैस।
प्रोड्यूसर गैस इज CO प्लस N2। अगर किसी ने पूछ लिया कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, तो CO प्लस N2 को मिलकर कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़ो यार। अब हम चारकोल के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। चलो चारकोल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ ब्लैक सॉफ्ट एंड हाईली पोरस सब्सटेंस। इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन 3 वेराइटीज। आप 3 वेराइटीज में इसे ले सकते हैं। फर्स्ट इज वुड चारकोल। वुड चारकोल क्या है, ये तो थोड़ा थियोरेटिकल है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, अब आपने वुड को लिया और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसको हीट किया। ठीक है, एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट फॉर गैसेस एंड इन मेकिंग गैस मास्क। मैम एडजॉर्बेंट क्या होता है? बेटा एडजॉर्बेंट की अगर आप बात करते हो तो इसके लिए आपको एग्जांपल लेना है किसका? डस्टर का। ठीक है, अगर आप डस्टर देखते हो तो डस्टर के अंदर क्या होता है? डस्टर के सरफेस के ऊपर आपके चौक के पार्टिकल्स होते हैं। जब आप उसको इस तरीके से किसी वॉल के ऊपर ठक करोगे तो वो सारे के सारे पार्ट नीचे गिर जाएंगे। तो यानी कि जब कोई चीज किसी के सरफेस पे लगती है तो जो आपका यहाँ पर आपका जो डस्टर था वो अपने ऊपर चीजों को एड्जॉर्ब होने दे रहा था, तो इसलिए उसको एड्जॉर्बेंट कहा जाता है। ठीक है, तो एड्जॉर्बेंट वो होता है जो अपने सरफेस के ऊपर किसी चीज को एड्जॉर्ब कर ले, अपने ऊपर आने दे, लेकिन सिर्फ सरफेस के ऊपर, बल्क के अंदर नहीं, अंदर नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रह सकता है। ठीक है, क्लियर है? एड्जॉर्बेंट का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। नेक्स्ट इज एनिमल चारकोल। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स एंड ऑल्सो नोन एज बोन ब्लैक। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छिपा है। It contains about 10% carbon in it is mainly used for decolorizing the sugar syrup. Simple सा question आ जाएगा, what is used for decolorizing the sugar syrup? तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि यार शुगर सिरप को आप कैसे डीकलराइज कर सकते हो, क्या यूज करोगे? तो सिंपल सा आंसर है एनिमल चारकोल। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट। तो यानी कि थियोरेटिकल पार्ट जो है वो अभी तक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट आएगा वो भी आएगा, डोंट वरी। जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जब हम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास थोड़ी थियोरेटिकल है। यस, वी कैन बेयर विद इट, क्योंकि उसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, शुगर चारकोल इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन। अमॉर्फस कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? शुगर चारकोल। राइट, यस, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑन केन शुगर एसिड। और आपको यहाँ पर ये रिएक्शन दे दी गई है। बस एक बार गो थ्रू कर लो, रटो मत, ऐसा नहीं है कि यही याद करनी है यही आएगी, बस एक बार गो थ्रू कर लो ताकि कभी कभी आ जाए ऑप्शंस में तो आप टिक कर सको। राइट, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चिल है भाई, चिल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। मोस्ट इंप्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज वुड चारकोल। सबसे इंप्योर फॉर्म कौन सी है? वुड चारकोल। ठीक है, एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू डीकलराइज ब्राउन शुगर। मैंने कहा था, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वुड चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क एज एन एड्जॉर्बेंट। तो यहां पर लिखेंगे एज एन एड्जॉर्बेंट, है ना? हाँ। Charcoal is most reactive form of carbon. Yes, ma'am. In hydrocarbons, calorific value increase in percentage of hydrogen and sequence of hardness is boron carbide B4C, then silicon carbide and then your diamond glass. तो यानी कि ये सीक्वेंस अगेन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस की बात करोगे तो सबसे ज्यादा आपका बोरोन कार्बाइड हार्डेस्ट होता है, फिर आपका सिलिकॉन कार्बाइड आता है, फिर डायमंड ग्लास और आयरन आता है। ठीक है, यस, तो यानी कि ये ऑर्डर याद कर लेना यार, गलती मत कर देना, ये पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से क्वेश्चंस पे आ गए हैं, तो थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर ले। चलिए, तो क्वेश्चन देखो, द वेराइटी ऑफ कोल हैविंग द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। वेराइटी ऑफ कोल जिसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, तो ये हम बात भी कर चुके थे कि हाईएस्ट किस में होता था? हाईएस्ट होता था एंथ्रासाइट में। यस, और सबसे लोएस्ट किस में था? लोएस्ट था पीट में। राइट, यस, तो मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 60, 70, 80, 90% था। यस, हाईएस्ट किस में था बच्चा? एंथ्रासाइट में था।
राइट, और कम से कम लीस्ट किस में था, पीट में था। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। परफेक्ट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज। अब ये आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे सबसे पहले मैम पेंटेन बता दो, चलो ठीक है, अभी मैं आपको पेंटेन बता देती हूँ क्या होता है, उसके बाद में जब हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आप ही मुझे बता दोगे कि पेंटेन क्या होता है, ठीक है। अगर आप पेंटेन की बात करते हो तो पेंटेन इज C5H12, ठीक है। 5 कार्बन जो होते हैं उसे पेंटेन कहा जाता है, ठीक है मैम। ये मैम ने आपको एक हिंट दे दिया, अब आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं जैसे हमने ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाए थे, ठीक है। वैसे बच्चे आप आइसोमर्स बनाओ और बताओ कि टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ध्यान से देखो। अगर आप 5 कार्बन की बात करते हो तो अभी इसको बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर जो हर एक कॉर्नर होता है, जैसे ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये कॉर्नर, हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है एंड कार्बन है, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है कि एक तो ये आइसोमर हो गया, एक बच्चे ने तो ये बनाया, बट दूसरा कहता कि ना 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 मैं कुछ इंटरेस्टिंग करूंगा। क्या करे, उसने क्या किया, ये वाली जो कार्बन थी इसको उठा के यहां पर ले आया, यानी कि क्या कर दिया, ठीक है, उसने उठाकर यहां पर एक कार्बन को रख दिया। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो ये भी एक आइसोमर है। और अगर आप इसका भी फॉर्मूला देखोगे तो सेम ही होगा, C5H12। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कोई और टाइप का हो सकता है, क्या कोई और टाइप का हो सकता है, चलो सोचते हैं, चलो सोचते हैं। क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ कि इसको उठा के भी यहां रख दूं, बिल्कुल। तो यानी कि कार्बन यहां पर और यहां पर, ठीक है। यस मैम, तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी आपका एक आइसोमर होगा और इन सभी का फॉर्मूला C5H10 होगा, इन सभी का फॉर्मूला C5H10 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है मैम। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, अगर इसको यहां रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैंने यहां रख दिया, ये फिर से वही चीज आ गई है, ठीक है। तो यानी कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, परफेक्ट। तो यानी कि 3 आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं आपके पेंटेन के। तो 3 आइसोमर्स, दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इसी तरह से ड्रॉ कर करके देखने होंगे और इसको बच्चे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है, यस मैम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट बच्चा, बहुत ही सही। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हमें थोड़ी सी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में नॉलेज शुरू करनी है, सीखना है कि कार्बन के बारे में हमने सब पढ़ लिया, उसके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन अब कार्बन की एक्चुअल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी तरफ हम जाने वाले हैं। तो चलो उसको समझते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। परफेक्ट मैम। हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। अब बच्चे उनको ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया जाता है एज एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी कि कोई साइकिल नहीं बनेगी, सारे के सारे एक ओपन चेन कंपाउंड बनेगा। अब उसमें सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड्स। क्लियर है, यस मैम। और ये रहा एल्केन्स, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनका एक जनरल नाम आपको दे दिया, दैट इज योर एल्केन्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इनका, CnH2n+2 होता है। डोंट वरी, आई एम हियर, मैं समझाती हूँ। अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो 2 तरह के होते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो जनरल नाम होता है एल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जनरल नाम होता है एल्काइंस। तो कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसे एल्कीन बोलेंगे, फॉर्मूला होगा CnH2n, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे कहेंगे एल्काइंस और फॉर्मूला होगा CnH2n-2, ठीक है। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड्स भी होते हैं बच्चे, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में हम बाकी की डिस्कशन करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूं एल्केन्स, अगर मैंने आपको बोला एल्केन्स, तो आपको बहुत सिंपली समझ आ जाना चाहिए कि एल्केन्स कह रही हैं मैम, यानी कि ऐसे कार्बन एटम्स की बात कर रही हैं जहां पर सारे के सारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे के सारे, ठीक है।
तो यानी कि कार्बन 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 कितना भी लगा लो पर सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। आपको यहां पर भी लगाना है, आप यहां पर भी कार्बन लगा लो, ये सब बच्चे एल्केन्स में आते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और इस तरह ये क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड। एक वर्ड होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड्स। अगर मैंने बोला अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चे हाइड्रोकार्बन्स, तो जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चे वो कौन से होते हैं, दोज आर जिसमें आपके डबल बॉन्ड आ जाए या फिर आपके कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। यस मैम, तो इनका जनरल नेम होता है बच्चा एल्कीन और इनका जनरल नेम होता है एल्काइन। बस इतना सा डिफरेंस है, एल्केन सिंगल सिंगल सिंगल, एल्कीन यानी कि कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे ही डबल बॉन्ड होंगे, पूरे में अगर कहीं पर एक कम, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं, हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हो, इसको एक एल्कीन कहेंगे क्योंकि बाकी तो सिंगल है चाहे, लेकिन अगर एक भी डबल आ गया यानी कि वो क्या है बच्चा, वो आपका एक एल्कीन है। एल्काइन में भी सेम ही केस है, कार्बन 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 कार्बन, ये लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया कार्बन, तो यहाँ क्या देख रहे हो दैट एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आप एल्काइंस कहोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इनका ना जनरल फॉर्मूला समझा दो। जनरल फॉर्मूला की अगर आप बात करो, वैसे तो ये सारे नोट्स में लिखा हुआ है जो पीछे हमने पढ़े, पर अगर आप एल्केन्स के जनरल फॉर्मूला की बात करोगे तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n होता है और एल्काइंस का CnH2n-2 होता है। एक एक एग्जाम्पल, चलो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एल्केन की बात करते हैं, अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2, ठीक है। यस मैम, तो पहले मैं आपके सामने ब्यूटेन बना रही हूं, कार्बन 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 कार्बन, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, है ना। यस मैम, तो अगर आप यहां पर फॉर्मूला देखो तो इसका बन रहा है C4H 3 3 6 7 8 9 10, तो बच्चे 10 C4H10 बन रहा है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये एक एल्केन होना चाहिए। तो यानी कि इस फॉर्मूला में अगर मैंने n की वैल्यू 4 डाली तो यही फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आ रहा है कि नहीं, C4, n की वैल्यू 4 है यहां पर, तो क्या हो जाएगा C4H, 4 into 2 is 8 plus 2 is 10, तो यस मैम C4H10 जो है वो हमारा फॉर्मूला आ रहा है, तो यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, राइट, परफेक्ट। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं, लेट अस से मैंने एल्कीन में एग्जांपल लिया C2H4, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड C वाला। तो यहां पर आप देखोगे 2 कार्बन के बीच में मैंने 2 डबल बॉन्ड बनाए, बाकी अगर देखो तो इसके 2 और बॉन्ड बन सकते थे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि अगर आप फॉर्मूला में इसमें पुट करो n = 2, तो C2H 2 into 2 is 4, तो यस बिल्कुल यही फॉर्मूला जहां से शुरू किया था वही फॉर्मूला आ गया। अगेन एल्काइन भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड्स तो बन ही चुके हैं, एक और बनेगा, टोटल 4 हो जाएंगे। यस मैम, तो अगर आप यहां पर देखो तो फॉर्मूला है C2H2, यहां पर अगर 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा C, फिर 2 into 2 is 4, 4 minus 2 is 2, तो C2H2। यस मैम, तो इतना समझ आया, इतना क्लियर हुआ हमें। यस मैम, तो बच्चे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एल्कीन्स एल्काइंस के जनरल फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, तो आपको ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपको आज होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में बच्चे आज आपको आइसोमर्स बनाकर देखने हैं, आइसोमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 6 कार्बन अगर होते सिंगल बॉन्ड के सारे, तो फिर हमारा कैसे बनते बॉन्ड्स, तो हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। वैसे आप 7 कार्बन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ज्यादा आइसोमर्स ड्रॉ करना आएगा,
राइट बाकी की जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अबाउट कार्बन, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, यहीं पर हमारा एंड हो रहा है, यस मैम। तो आज का सेशन बच्चा हम यहीं पर एंड करेंगे। आज का सेशन में थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा था, आई अंडरस्टैंड दैट, बट नेक्स्ट सेशन से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक्चुअल ऑर्गेनिक है, द रियल एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, राइट यस। तो आज के सेशन की जितनी भी चीजें हैं बच्चे प्लीज जरूर गो थ्रू कर लेना, उसे रिवाइज करते रहना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मुझे जरूरी था ये सब आपके साथ डिस्कस करना। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।